Hello, students. Good evening. Welcome to Study from Home. In the previous video of this chapter, Forms of Business Organization, we have covered up three organizations. First one was sole proprietorship, after that, joint Hindu family business, and after that, we covered up the partnership. And in the previous video, we covered up the difference between the partnership and sole proprietor and the difference between partnership and joint Hindu family. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है या कोई चीज़ समझनी है तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. Like we had to study sole proprietor, then the very first thing that I elaborated was what is the meaning of sole and what is the meaning of proprietor. Up second thing, Hindu undivided family या फिर joint Hindu family. Third, partnership. Same, we have to understand what is the meaning of this cooperative. Then it would be quite easy for us to understand and elaborate this particular thing. Then what is the meaning of cooperative? अब कोऑपरेटिव हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉपरेशन करो, कॉपरेशन के साथ काम करो, एक दूसरे का सहयोग करो. तो कोऑपरेटिव मतलब क्या है? एक दूसरे को सहयोग देना, यानी सोसाइटी दैट कोऑपरेट्स ईच अदर. ठीक है, अब हमारे पास देखो कि कुछ इस पर्टिकुलर इतने सारे नाम दे रखे हैं स्लाइड में. हमें केवल केवल एक नाम से जो हम वाकिफ़ हैं, यानी अ नेम दैट इज़ क्वाइट फ्रेंडली टू अस, दैट इज़ अमूल. ठीक है, अमूल. अमूल की टैगलाइन क्या है, किसी को याद है? अमूल दूध पीता है इंडिया. क्या है अमूल की टैगलाइन? अमूल दूध पीता है इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया. जो हम ऐड देखते हैं, अमूल की फुल फॉर्म बताए किसी को आप में से? मैं बताता हूँ. अमूल स्टैंड्स फॉर आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड. अब अमूल की मैंने बात की है तो एक कहानी से शुरुआत करता हूँ. अमूल की शुरुआत कैसे हुई थी? गांव का नाम तो मेरे से मिस हो रहा है. तो गुजरात के एक गांव में फार्मर्स का डेयरी बिजनेस था. तो होता क्या था कि बड़ी बड़ी फर्म्स जब गांवों तक आते थे तो वो उस दूध को गांवों से ले लिया करते थे. लेकिन जब बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उन चीज़ों को लेके जाती थी ना, तो उससे किसानों को एंड जो डेयरी वर्कर्स हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं था. तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए सारे किसान, कुछ पर्टिकुलर विलेजेस के काफ़ी किसान एक साथ आए एंड एक साथ आकर के उन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूल किया और एक मिल्क यूनियन खड़ा किया जिसका नाम था आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड. अब आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड ने क्या किया? आनंदा मिल्क यूनियन में जितने भी मेंबर्स थे विलेजेस के, यानी जितने भी गाय भैंसों के मालिक थे, यानी जो दूध मिल्क प्रोड्यूसर थे, एक तरह से मैं कह लूँ कि मिल्क प्रोड्यूसर थे, उन्होंने क्या किया? अमूल को खड़ा किया. ठीक है, अब उनका जो दूध सीधा अमूल में जाने लगा. अब अमूल में सीधा जाने से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जो बीच का ब्रोकर का कमीशन था ना, यानी कि एक पर्सन जो आपसे परचेज करके इंडस्ट्रीज़ को बेच रहा है, उसका कमीशन ख़त्म हो गया. यानी कि उस चीज़ को बेचने के बाद, यानी उस चीज़ को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी कर देंगे तो उसका जो प्योर प्रॉफिट था वो अब किसानों को मिलेगा, अमूल से जो प्रॉफिट अर्न होगा. ठीक है, अब अमूल ने क्या किया? अमूल ने किसानों को मार्केट अवेल कराया. अमूल ने किसानों को सस्ते में रॉ मटेरियल अवेल कराए. अमूल ने फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ दी. बदले में किसानों ने क्या दिया? बदले में किसानों ने अमूल को रॉ मटेरियल दिया. एंड अमूल का रॉ मटेरियल क्या है? अमूल का रॉ मटेरियल है दूध. ठीक है, एक फैक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, अमूल की एक दिन की मिल्क का जो कंजम्पशन है, वन डे मिल्क कंजम्पशन ऑफ अमूल इज 10 मिलियन लीटर्स. ठीक है, 1 करोड़ लीटर अमूल का एक दिन का मिल्क कंजम्पशन है. इससे वो दही बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, बहुत सारे वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स अमूल के मार्केट में आते हैं. तो अमूल में एक्चुअली हुआ क्या? अमूल में ये हुआ, लोग अपनी सर्वसम्मति से, अपने एक इक्वल वोटिंग राइट के साथ लोग एक जगह पे आए, लोगों ने अपने रिसोर्सेस लगाए और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को शेप दी जो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम कर रहा था. एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को शेप दी जिसने मिडिल मैन को उनके और इंडस्ट्रीज़ के बीच में से हटा दिया था.
एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए जिन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लेके आए जिन्होंने उनको फाइनेंस फैसिलिटी दी। तो अल्टीमेटली कोऑपरेटिव्स क्या हैं? कोऑपरेटिव्स क्या हैं ये हम पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव्स है क्या। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे जो टर्म है वॉलंटरी एसोसिएशन और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं हम, इस टर्म का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर टर्म लिख रहा है तो यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या है? देखिए वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है दैट यू आर नॉट फोर्स टू बी पार्ट ऑफ दिस एनी ऑफ द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग अपनी मर्जी से आते हैं, ठीक है, कोई उनको कहता नहीं है भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इट इज़ अप टू योर विश वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव और नॉट। सो दैट विश इज नोन एज द वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है, हु कम टुगेदर टू कलेक्ट स्मॉल सेविंग ऑफ डिफरेंस पीपल थ्रू अ सोसाइटी। यानी कि जो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, और इनका जो प्रिंसिपल क्या होता है? सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। यानी एक खुद की हेल्प करते हैं एक दूसरे की हेल्प से, एंड ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। यानी जो भी है वो सबके लिए है एंड सबका है, वो कोऑपरेटिव है। ये सोसाइटी एंड कंज्यूमर को अपनी सर्विसेज देते हैं। और जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो है आपका 10, एंड मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने की। ये था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कुछ बिगनिंग, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इज़ अराउंड 100 ईयर्स ओल्ड। और आपको मैं बता दूं, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में एक एक्ट था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न कर रहा था। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न कर रहा था। वैसे ही एक पर्टिकुलर एक्ट है जो इसे गवर्न करता है, वो है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सॉरी स्टाइलिश मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। अब इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आपका है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, 1912 का इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड एंड हैव मोर देन 1 बिलियन मेंबर्स वर्ल्ड वाइड, and it secures livelihood of over 3 billion people around the globe. In India, there are over 5,95,000 cooperatives with 240 million members. ठीक है, and it employs more than 100 million women. ठीक है, अब कोऑपरेटिव एग्जैक्टली क्या है? डेफिनेशन क्या है कोऑपरेटिव्स की? वेरियस जो टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसकी, उस डेफिनेशंस को एक बार स्टडी करते हैं क्या क्या डेफिनेशन कोऑपरेटिव की हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड हर डेफिनेशन में किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहली डेफिनेशन वी हैव हियर इज़ द इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की है अपने पास डेफिनेशन। एंड ये डेफिनेशन क्या कहती है? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स usually of limited means who have voluntarily joined together, limited means मतलब बहुत लिमिटेड कामों के लिए, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of dramatically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefit of the undertaking। एक बार और बोलूँगा, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी जहाँ पर्सन एक साथ आते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे को बहुत लिमिटेड तरीके से, एंड जहाँ पे लोग अपने मन से ज्वाइन करते हैं एक कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। एंड वो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? वो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है आपका रिमूवल ऑफ मिडिलमैन। जो मिडिलमैन जो दलाली खाता है ना, द पर्सन हु गेट्स द कमीशन, उस कमीशन को मार्केट से ख़त्म करना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका? कोऑपरेटिव्स का, ठीक है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कोऑपरेटिव्स होते हैं वो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होते हैं। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल का मतलब क्या है? यानी यहाँ पे हर मेंबर
इक्वल है, कोई मेंबर बड़ा नहीं है, कोई मेंबर छोटा नहीं है। और आपको वोटिंग राइट भी दिया जाएगा, एंड वोटिंग राइट आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। मेकिंग इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे सब लोग इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, एंड उसके बाद थोड़ा रिस्क भी बेयर करते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, एंड बेनिफिट्स भी शेयर करते हैं। अब ये थी आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। अब एक बार इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 की डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या कहती है। तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 की डेफिनेशन ये कहती है, cooperative society is a society which has its objectives for the promotion of economic interest of its member in accordance with cooperative principle। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आपको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, एंड इसके मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी इसके जो मेंबर हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इस उनके आर्थिक हितों पे काम करना, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के साथ, यानी एक दूसरे को सहयोग करते हुए। अब एग्जैक्टली सीधी सीधी भाषा में मैं आपको समझा दूं कोऑपरेटिव क्या है। कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि 10 लोग एक साथ बैठे, 10 लोगों ने अपना कुछ कुछ पैसा लगाया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। 10 लोगों ने वोटिंग कर दी, एक आदमी को कोऑपरेटिव का हेड बना दिया, उनको बोल दिया भैया तेरा काम क्या है, जो मिडिल मैन वाला काम हमको नहीं चाहिए, हम दलाली से काम नहीं कराएंगे, हम क्या कराएंगे, तू हमको कुछ सामान चाहिए, हमको वो सामान मिल रहा है महंगे में। यानी सपोज़ कीजिए कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपको 50 रुपये की मिलती है, ठीक है। अब 50 रुपये की मिलती है तो आपने अपना कोऑपरेटिव सेटअप कर लिया, आप सब ने क्या है कोऑपरेटिव सेटअप कर लिया। अब कोऑपरेटिव क्या करेगा, आप 10 लोगों के लिए सामान लेके आएगा। तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल 50 रुपये की आप मोहल्ले की दुकान से ले रहे हो। कोऑपरेटिव सेटअप करने के बाद आप सीधा गए कंपनी में, भैया हमें तो 10 बोतल चाहिए। ये केवल एक स्मॉल स्केल एग्जांपल है, दैट्स इट। हमें 10 बोतल चाहिए, तो कंपनी में आपकी बोतल कितने की मिल गई, कंपनी में आपको 35 रुपये की या 40 रुपये की बोतल मिल गई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, पर पर्सन 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, 100 रुपये बच गए, यानी आपने 10 रुपये का प्रॉफिट भी कमा लिया, है कि नहीं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव काम करता है। अब ये तो मैंने आपको कंज्यूमर का एग्जांपल दे दिया कि मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ऐसे ही प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, हमें कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी है, हमें कच्चा माल सस्ते में चाहिए, हमें लोन सस्ते में चाहिए, ठीक है, हमको घर सस्ते में चाहिए, हमें फार्मिंग फैसिलिटी सस्ते में चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव के टाइप भी होते हैं। तो अल्टीमेटली कोऑपरेटिव डेफिनेशन क्या कहती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसके बाद हमारे पास है टाइप, जो मैंने अभी आपको बताई, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मिंग कोऑपरेटिव एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव, ठीक है। अब इसके बाद जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो होगा क्या हमारा, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन फीचर हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हम उन फीचर्स को स्टडी करेंगे अब, ठीक है। तो फीचर के एक बार देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कोऑपरेटिव के। वॉलंटरी एसोसिएशन, तो आई थिंक वॉलंटरी एसोसिएशन, आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट व्हाट इज द वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स कोऑपरेटिव और वॉलंटरी एसोसिएशन वेयर मेंबर्स आर फ्री टू कम एंड गो, ठीक है। देर इज नो फोर्स, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मेंबर्स ऑफ इट वेदर यू हैव टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव और नॉट, ठीक है। मीन्स पीपल कम इन द कोऑपरेटिव, पीपल बिकम द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव बाय देयर ओन विल एंड विश, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई फोर्स काम नहीं करता। लीगल स्टेटस, एक कोऑपरेटिव का लीगल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप का जो लीगल रजिस्ट्रेशन था वो कंपलसरी नहीं था। मैं आपसे अभी एक एमसीक्यू, एक ट्रू फॉल्स पूछ देता हूँ कि पार्टनरशिप इज कंपलसरी, सॉरी, लीगल रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन पार्टनरशिप, यू हैव टू स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आप बोलेंगे सर फॉल्स क्यों, कंपलसरी नहीं है, लेकिन करा सकते हैं, करा लिया तो बेनिफिट मिल जाएंगे, नहीं करा लिया तो लीगल बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन कोऑपरेटिव में ऐसी चॉइस नहीं होती, बिकॉज कोऑपरेटिव में लीगल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। लिमिटेड लायबिलिटी,
लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हो गया यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके मेंबर्स की, यानी कोऑपरेटिव में जैसा हमने बताया कि कॉर्पोरेट एज पर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 द मिनिमम मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव स्टैंड एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड हर मेंबर की जो लायबिलिटी है बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। जो पैसा आपने लगाया, यानी आपने 100 रुपये लगाए हैं ना, आप केवल उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्ज लेके भाग रही है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप केवल कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। मीन्स द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंजॉयज लिमिटेड लायबिलिटी। कंट्रोल, कंट्रोल की बात करूं, कंट्रोल कैसा होता है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, यानी इसके मेंबर्स कंट्रोल करते हैं इसे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंट्रोल्स द कोऑपरेटिव, दे हेल्ड द मीटिंग रेगुलरली, दे डज द इलेक्शन एंड इन द इलेक्शन एवरीवन हैज़ इक्वल वोटिंग राइट्स, ठीक है। एंड जो वोटिंग राइट इसमें होता है ना, वो होता है 1 पर्सन 1 वोट। वोट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट और मनी, वोट इज़ डिसाइडेड बाय पर्सन। यहाँ पे जो वोटिंग राइट है वो नंबर ऑफ पर्सन से डिसाइड होता है, ना कि कितना इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन ने किया है उस कोऑपरेटिव में, ठीक है। उसके बाद ये अपना हेड और अपने भी जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव्स की रिक्वायरमेंट है उनको फिल करते हैं। एंड इस तरह से मीटिंग्स के साथ होते हुए कोऑपरेटिव जो है वो चलता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर। सर्विस मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इज the economic interest of its to protect economic interest of its member. Cooperative societies don't work to earn profit or to grow themselves. अपने आप को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम नहीं करती कि आज 1 मंजिल की बिल्डिंग को उनको 100 मंजिल की बिल्डिंग बनाना है, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी काम नहीं करती। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जिस्टेंस फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबर्स को बचाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट का मैंने आपको बता दिया कि 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फीचर हमने स्टडी किए क्या? वॉलंटरी एसोसिएशन, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल, सर्विस मोटिव एंड इक्वल राइट। आगे की स्लाइड में हमें इनका डिटेल्ड एलैबोरेशन मिलेगा। लीगल स्टेटस क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, सर्विस मोटिव क्या है एंड इक्वल वोटिंग राइट क्या है। यू कैन पॉज इट, यू कैन गेट ए स्क्रीनशॉट ऑफ आउट ऑफ इट एंड उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं क्या? मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिट से ही शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहला जो मेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, देखिए मेरिट्स की कुछ स्टडी करें इस स्लाइड में देखिए। सबसे पहला जो है आपका मेरिट, दैट इज इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इजी रिफॉर्म एंड ओपन मेंबरशिप। तो 1 बाय 1 करके स्टडी कर लेते हैं हम। सबसे पहला, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर दैट यू आर नॉट बायस्ड एज पर द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इट। द वैल्यू ऑफ पर्सन इज अंडरस्टूड इन द कोऑपरेटिव्स। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन की वैल्यू समझी जाती है, ना कि उसकी इन्वेस्टमेंट की। तो कंट्रोल यहाँ पे रहता है उसके लिए डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यानी कि यू आर नॉट जज्ड बाय द मनी यू हैव और यू आर नॉट जज्ड बाय द इन्वेस्टमेंट यू हैव डन, यू आर जज्ड बाय द पर्सन यू आर, ठीक है। तो इस वजह से चाहे गरीब मेंबर हो अमीर मेंबर हो, सबको एक वोटिंग राइट दिया जाता है। 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1 पर्सन 1 वोट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं डेफिनेटली एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, ठीक है। इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, यानी कि हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट है। लिमिटेड लायबिलिटी वाला मैंने फीचर में एक्सप्लेन किया था, दैट ऑल मेंबर्स आर हैविंग द लायबिलिटी एज पर द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड, यानी जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो केवल उस चीज़ के लायबल हैं, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एट द टाइम ऑफ लॉसेस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स, यानी कि कल को कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा लेके भागती है तो जो क्रेडिटर है, यानी कि जो जिसका पैसा लेके भागी है, वो आपसे पैसा नहीं मांग सकता। भैया आपके 100 रुपये
कोऑपरेटिव में लग रहे हैं तो 10 लाख रुपए हमारे चुका दो, डेफिनेटली नॉट, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स एंजॉयज द लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग एनीथिंग ऑफ द फर्म, ठीक है। थर्ड इज स्टेबल एग्जिस्टेंस, द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। इसको हम कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी मेंबर के आने या जाने से सोसाइटी का फ़र्क नहीं पड़ता, लीगल रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट सपोर्ट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि दिस सोसाइटी हैज़ द this kind of society has the stable existence and it is least affected by incoming or outgoing of the members, ठीक है। that is the meaning of stable existence. Economical functioning, the operation of a cooperative organization is quite economical, ठीक है, as most of the activities are performed by the members themselves and while purchasing goods or raw material middlemen are eliminated so they can get the raw material goods at low cost. मैंने अभी ये बात बताई थी क्या कि जो मेजर फंक्शन क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो क्या होता है, फॉर टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, एंड ये जो एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं वो होती है इकोनॉमिकल फंक्शनिंग में। एंड इकोनॉमिकल फंक्शनिंग यानी कि इन्वॉल्वमेंट इन मनी, इन्वॉल्वमेंट इन परचेजिंग एक्टिविटीज़। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इसके मेंबर का पैसा बहुत बड़े लेवल पे बचता है, यानी कि दे प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स ऑन द वेरी लार्ज लेवल एंड दे ऑल्सो रिमूव द वर्ड, दे ऑल्सो रिमूव द मिडिल मैन फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से मिडिल मैन को रिमूव करने का काम भी करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, रूरल एरियाज़ में एंड एमएसएमई में यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती हैं कोऑपरेटिव्स की, किस चीज़ में, वो हेल्प करती हैं इनकी हर तरह से, चाहे फाइनेंस में हो चाहे मार्केटिंग में हो, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये इकोनॉमी की ब्लड लाइन होती हैं। ईजी टू फॉर्म करना बहुत ईजी है, 10 लोग एक साथ आए, फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन कराया एंड आपकी कोऑपरेटिव चालू। ओपन मेंबरशिप, ओपन यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए भी ज़्यादा लंबी चौड़ी लीगल प्रोसीजर नहीं है, आप सीधा आइए, एक पर्टिकुलर फॉर्म भरिए, अपना इन्वेस्टमेंट दीजिए एंड यू आर द पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव, आप उसका बेनिफिट उठाएंगे। तो ये थे सम ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। कल के वीडियो में हम जानेंगे डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलॉन्ग विद सम केस स्टडीज़। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।